Hi guys, welcome or welcome back to my channel, and if you're new, please consider subscribing before you exit this video. That being said, let's just dive right into it. आज मैं 2019 में आई हुई हॉरर मूवी जैक इन द बॉक्स को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। इसकी IMDb रेटिंग 4.2 आउट ऑफ 10 है और ये रॉटन टमेटो पे 20% फ्रेश है। मूवी की शुरुआत होती है एक बूढ़े आदमी को दिखाते हुए जो मेटल डिटेक्टर की मदद से फील्ड में मेटल डिटेक्टिंग कर रहा होता है, जहाँ उसको एक गड़ा हुआ बॉक्स मिलता है जमीन के अंदर, और जैक इन द बॉक्स, और ये वही चीज है जिससे नाइटमेयर्स बने हुए हैं। अगर मैं उसको वहाँ पे देखती तो उसको उसी जगह पे छोड़ देती या फिर मोस्ट प्रोबेबली उसको और नीचे गाड़ देती जस्ट टू बी सेफ। वापस घर में एक छोटा सा क्लाउन वापस अपने बॉक्स में जाता हुआ दिखता है और उस आदमी की जो वाइफ है उसका ध्यान उस पे चला जाता है, जिसकी वजह से वो उस बॉक्स को और पास से देखने जाती है। एक बड़ा सा पंजे वाला क्रीचर उस बॉक्स से बाहर आने लगता है और अगली चीज जो हमको मालूम होती है वो ये है कि वो उस आदमी की जो बीवी है उसकी बॉडी उस बॉक्स के अंदर जाते हुए हमें दिखाई देती है उस क्रीचर के द्वारा। अब उस चीज को 12 साल हो गए होते हैं और अब हम लोग मूवी के मेन कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस करे जाते हैं, जिसका नाम केसी होता है, एक अमेरिकन जो इंग्लैंड शिफ्ट करा हुआ होता है और वो म्यूजियम में काम करना शुरू करता है। वो वहाँ अपने कोवर्कर लीसा से मिलता है और वो दोनों मिलकर एक पुराने स्टोर रूम को ठीक करने लगते हैं। आसपास देखते हुए उनको वही 12 साल पुराना वाला बॉक्स मिलता है। उसका लॉकिंग मैकेनिज्म सिक्योर टाइप का बिल्कुल भी नहीं होता है और उसको खोलने के लिए आपको बस लेटर्स को ठीक से अरेंज करना होगा, मगर बस एक ही लेटर मूव करने के बाद बाकी सारी चीज अपने आप को रीअरेंज करने लग जाती है और स्पेल आउट करती है जैक। उसके बाद केसी हैंडल को रोटेट करने लगता है, जिसके बाद वो दोनों जैक से डर जाते हैं जो अब बॉक्स के अंदर नहीं है। आगे उसी रात दो चोर म्यूजियम के अंदर आते हैं चोरी करने के लिए, क्योंकि वो लोग वर्ल्ड वॉर 1 मेमोरेबिलिया के एविड कलेक्टर्स होते हैं और बस यही चीज है जो हमको दिखाई देती है उस म्यूजियम के हिस्ट्री के रिलेशन में। उसमें से एक जैक को देख के ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे वहाँ पे कोई है और जैक को इंसल्ट करने लग जाता है। अचानक हवा चलती है और वो बॉक्स उस आदमी की उंगलियों पे बंद हो जाता है, जिसके बाद वो दोबारा एक बार और खुलता है और जो हाथ पहले उस औरत को पकड़ा था 12 साल पहले, अब वो बाहर आने लगता है। दूसरा वाला चोर पहले वाले को आवाज लगाता है, मगर उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो वो उसको ढूंढने जाता है, मगर उसको कोई मोस्ट लाइकली जैक दरवाजे पे खड़ा दिखाई देता है, क्योंकि अब वो बड़ा हो गया था। वो आदमी टेबल के नीचे जाके छिप जाता है उस क्रीचर से छिपने के लिए और जैक टेबल के ऊपर से पंच करता है और उसको मार डालता है। वापस केसी और लीसा पे आते हैं तो वो दोनों काम के बाद डिनर कर रहे होते हैं बाहर, और आगे हमको मालूम चलता है कि केसी को इंसोम्निया की प्रॉब्लम है, मगर मूवी में एग्जैक्टली इस चीज को सीधे सीधे नहीं बताया गया है। मगर उसके अगले सीन में ही हमें दिखता है कि कोई औरत किसी से दूर भाग रही होती है, जिसके हाथ में एक चाकू होता है और वो उसको फॉलो कर रहा होता है, क्योंकि वो डेस्परेटली केसी को मदद के लिए कॉल कर रही होती है। अगले दिन केसी को म्यूजियम जाके चोरी का मालूम चलता है और एक आदमी आता है बॉक्स की ऑथेंटिसिटी को चेक करने के लिए, क्योंकि कुछ लोग हैं जो ऐसे यूनिक बॉक्सेस में इंटरेस्टेड होते हैं। वो आगे केसी को ये भी समझाता है कि उन लोगों का मानना है कि जो ओरिजिनल जैक इन द बॉक्स है वो बच्चों के खेलने की चीज नहीं है, उल्टा वो एक टूल है जो फ्रांस में बनाया गया था डीमंस को रखने के लिए उसके अंदर। मतलब यहाँ पे हम लोग एक फ्रेंच डीमन के साथ डील कर रहे हैं। आगे उसी दिन जब केसी बैठा हुआ होता है तब एक औरत वहाँ आती है और जो जैक इन द बॉक्स है वो अपना ट्यून प्ले करने लग जाता है। वो औरत उसी कमरे में जाती है और अचानक से वहाँ की लाइट बंद हो जाती है। अब हमको हमारा पहला लुक मिलता है उस डीमन क्लाउन का जब वो उस औरत को मारने लगता है। उसके बाद हमको दिखाया जाता है कि जो बॉक्स पे नंबर है अब वो 2 से 3 में बदल गया है। अगले दिन काम पे जाते समय केसी का ध्यान एक मिसिंग पर्सन के पोस्टर पे जाता है और वो वही औरत होती है जो पहले म्यूजियम में आई थी। केसी म्यूजियम में आके अब उस बॉक्स के बारे में और इन्फॉर्मेशन ढूंढने लगता है और उसको मालूम चलता है कि एक बार जब वो बॉक्स खुल जाता है तो जैक 6 लोगों को मार के ही वापस बॉक्स के अंदर जाता है। वो ये सब देख ही रहा होता है जब मिनी जैक उसके टेबल पे बैठा हुआ होता है, दूर कहीं वो स्टेयर कर रहा होता है, जिसके बाद वो डायरेक्टली केसी को स्टेयर करने लग जाता है। केसी अब वीकेंड के लिए म्यूजियम से निकल रहा होता है और अब वहाँ पे सिर्फ वो क्लाउन और क्लीनिंग लेडी अकेले होते हैं, जो सफाई करते हुए बॉक्स वाले जगह पर आती है और जैक उसको साइड से देखता है, जिसकी वजह से वो उसको इंसल्ट करती है। जिसके बाद वो बॉक्स गायब हो जाता है जब वो हल्का सा मुड़ती है। वो वहाँ से ये चीज नोटिस करती है और तुरंत वहाँ से भागने लगती है जब उसको वो बॉक्स स्टेयर्स पे पड़ा हुआ दिखाई देता है, जिसको वो क्रॉस करने की कोशिश तो करती है मगर मारी जाती है। केसी किसी को कॉल करके रिक्वेस्ट करता है उसकी मदद करने के लिए एक खास डीमोनोलॉजिस्ट का नंबर के लिए। अब केसी को भी विश्वास होने लग जाता है कि कुछ तो सीरियसली गड़बड़ है उस जैक इन द बॉक्स के साथ। वो एक कैमरा को सेट भी करता है, मगर जब केसी वापस आता है तो वहाँ पे वो बॉक्स नहीं होता जहाँ उसने उसको छोड़ा था। बॉक्स में से म्यूजिक प्ले होने लग जाता है जैसे कि कोई उसको वाइंड कर रहा है और केसी उस डायरेक्शन में
जाता है और जब उसको वो मिलता है तब वही क्रीचर केसी को अटैक कर देता है और उसको वहीं फ्लोर पे पड़ा छोड़ देता है। वो आगे अपना कैमरा लीसा को ये पास लेके जाता है और उस क्रीचर के बारे में सारी चीज बताता है, मगर लीसा को लगता है कि ये सब शायद उसके इंसोम्निया की वजह से हो रहा है और ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि जब उसने उसको फुटेज को दिखाने की कोशिश करी थी तभी एग्जैक्टली उसी टाइम पे जब मेन चीज था तब वो वीडियो ब्लैकआउट हो गई थी। केसी को एक पेपर भी मिलता है जिसपे उसके पिछले ओनर का नाम और एड्रेस लिखा हुआ होता है और हमको मालूम चलता है कि वो वही आदमी जिसने अपने वाइफ का मर्डर किया है अब वो अरेस्ट हो चुका है। वो उसके घर जाता है जो अब जेल में नहीं है वो आदमी और उससे बात करता है और वो आदमी केसी को बोलता है कि उसके पास बेस्ट ऑप्शन यही है कि वो वहाँ से सब कुछ छोड़ के चला जाए इसके पहले कि जितने लोगों का मर्डर हुआ है उस सबका ब्लेम उस पे आ जाए। वो उसकी बात सुन के जाने वाला होता है मगर तभी उसको एक ऑलरेडी उसकी डेड फियांसे के बारे में हेलुसिनेशन गाड़ी के अंदर बैठे हुए हो जाती है। वो बॉक्स लेके जाता है फील्ड में जहाँ वो उसको जलाता है, मगर जब वो म्यूजियम में वापस आता है तो वही बॉक्स उसको वहीं पड़ा हुआ मिलता है जिसमें से क्लाउन बाहर आ रहा होता है। अभी भी वो क्लाउन केसी को बस नॉकआउट करके चला जाता है मगर उसको जान से नहीं मारता। अगले दिन केसी को उसके जॉब से निकाल दिया जाता है मगर उसको फाइनली डीमोनोलॉजिस्ट का नंबर तो मिल जाता है। वो उसको मिलने के लिए उसके घर जाता है और केसी उसको सारी बात को डिटेल बताता है। वो आदमी केसी को बताता है कि वो क्लाउन उसको जान से नहीं मार सकता क्योंकि उसी ने उसको फ्री करा था और उसको रोकने का एक ही तरीका है कि वो उसके हार्ट पे स्टैब करने के बाद बेस्टिया एडिन फेरोज बोले जिससे कि वो उसमें ट्रैप हो जाएगा। तब तक उसकी बॉस उस बॉक्स के तरफ अट्रैक्ट होती है और स्पिन होते हुए ब्लेड की तरफ खींची भी जाती है। लीसा आती है अपने बॉस के पास, जो भी उसका बचा कुचा होता है बेसिकली एक फुट होता है वो देखती है, जिसके बाद वो क्लाउन लीसा के सामने आके उसको भी स्टैब कर देता है मगर उसका ध्यान भटक जाता है जब केसी वहाँ आता है इसके पहले कि वो अपना काम पूरा कर सके। अब तीसरी बार मूवी में वो केसी को क्लाउन बेसिकली बेहोश ही करता है, मारता नहीं है। केसी फायर पोकर से क्लाउन को मारता है जब वो लीसा के पास होता है और अब किसी वजह से वो वापस से अपने बॉक्स के अंदर शक होने लग जाता है। प्रॉब्लम ये है कि उस डिमोनोलॉजिस्ट ने बोला था कि अगर उसका कोई भी एक पार्ट पीछे रह जाता है तो वो वापस आके अपना अधूरा काम पूरा करेगा। पुलिस वहाँ आती है और उनको केसी मिलता है लीसा के पास जिसकी वजह से वो अरेस्ट हो जाता है। लीसा डिसाइड करती है कि वो उस बॉक्स को फील्ड में लेके जाएगी और गाड़ देगी मगर मालूम नहीं क्यों वो कुछ खास अंदर उसको नहीं गाड़ती, जिसके बाद मूवी खत्म हो जाती है। केसी को इंटरोगेशन रूम में दिखाते हुए जहाँ एविडेंस वाले फोटो में वो क्लॉ दिखाई देता है, जिसके बाद सीन लीसा पे वापस से कट होता है जहाँ वो बॉक्स दोबारा से खुलता है और लीसा अंदर ड्रैग हो जाती है। अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो देन डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।